है, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स क्या है, नॉन पोलर है, उनमें ऑलरेडी कोई डाइपोल्स था ही नहीं। जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पुल होंगे, उनमें एक इंड्यूस्ड डाइपोल क्रिएट होगा, तो आप कहोगे सस्पेक्ट होने की एबिलिटी, प्रभावित होने की एबिलिटी, मतलब पोलराइज होने की एबिलिटी। तो ज़ाइटाई नेचुरल मेथड है किसका, पोलराइजेबिलिटी ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक। पोलराइजेबिलिटी का आप एस लिखें जेड लिखें कोई नहीं, ठीक है, पोलराइजेबिलिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक। वैल्यू रख के देखेंगे ज़ाइटाई क्या आया, सस्पेक्टिबिलिटी इक्वल टू पी अपॉन एप्सिलॉन 0 ई। वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, यूनिट, नो यूनिट, कोई डायमेंशन नहीं इसका, नो यूनिट, डायमेंशनलेस, सिंपली। नाउ टर्न गोज फॉर द, आप ये नोट करें, सिंपल नोट करें, मैं एक बार समझ रहा हूं आपको, फिर ज़ाइटा के मैं रिलेशन प्रूव करूंगा। सस्पेक्ट होने की एबिलिटी, now turn goes for the relation between suspectibility and dielectric constant. Relation between suspectibility and dielectric constant. इस पर क्वेश्चंस आते हैं, ऑफन आते हैं क्वेश्चंस। Relation between susceptibility, electric susceptibility and dielectric constant. Okay, we know, हम देखो जानते हैं, we know the final or reduced field. Okay, final or reduced field in dielectric is E equals E0 minus EP. Okay, now we can say E0 is what? E minus E plus EP. Okay, E0 is what? E plus EP. Now sigma P can be written as EP can be written as sigma P upon epsilon 0. So we can say E0 is equal to E plus sigma P upon epsilon 0, and it can be written as P upon epsilon 0. Actually the surface charge density is equal to polarization vector. सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू पोलराइजेशन वेक्टर। इसकी प्रूफ चाहते हैं क्या आप? चलिए इसका प्रूविंग मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। अभी जस्ट ये आप नोट कर लेंगे, तो मैं अगर बगल में बचता है स्पष्ट मैं ये प्रूव कर दूंगा। ये अच्छा पॉइंट है, तो इसको आप बॉक्स कर लीजिए। किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए पोलराइजेशन वेक्टर और सरफेस चार्ज डेंसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी और पोलराइजेशन वेक्टर इक्वल होता है किसी डाइलेक्ट्रिक के लिए, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। तो इसको मैं प्रूव कर दे रहा हूं। अब इसका यूज करिएगा, आप इसका यूज करिएगा, यहां रखिए। तो E हमने यूज किया E प्लस पी अपॉन एप्सिलॉन 0, E0 इक्वल टू, अच्छा अब P की वैल्यू क्या होगी? E प्लस, अभी देखा तो आपने P इज इक्वल टू क्या? सस्पेक्टिबिलिटी वाले टर्म्स में आप P को क्या बोलते थे? सस्पेक्टिबिलिटी वाले टर्म्स आप कह सकते हैं ना भाई, पूरे E को आप क्या बोलते? पूरे P को सस्पेक्टिबिलिटी एप्सिलॉन 0 E। अभी जस्ट मैंने इरेज कर दिया। पोलराइजेशन वेक्टर इक्वल टू सस्पेक्टिबिलिटी एप्सिलॉन 0 E वेक्टर। इसको यूज करें तो वी कैन से सस्पेक्टिबिलिटी एप्सिलॉन 0 E। हमने E को कॉमन ले लिया, 1 प्लस ज़ाइटा एप्सिलॉन 0। क्लियर? नाउ टर्न गोज फॉर E0 by E कैन बी रिटन एज 1 प्लस ज़ाइटा एप्सिलॉन 0। सहमत है? ध्यान से एक एक लाइन की प्रोसीडिंग मिलाते जाएंगे।
एक एक लाइन, हाँ यहाँ नीचे पी है, पी की वैल्यू थी अपॉन एप्सिलॉन जीरो, तो एप्सिलॉन जीरो क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो 1 प्लस ई, ई आपने कॉमन लिया, 1 प्लस ज़ाइटा ई, और ई नॉट अपॉन ई को आप क्या बोलते हैं, दिस इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इक्वल टू 1 प्लस सस्पेक्टिबिलिटी प्रूविंग हो गई। एकदम आराम से निहार ले, देख ले इजिली, k इज इक्वल टू 1 प्लस ज़ाइटा ई, k इज इक्वल टू 1 प्लस ज़ाइटा ई, दिस इज द फाइनल रिजल्ट। इसको आप मान लीजिए ये रिजल्ट है, मैं प्रूव कर दे रहा हूं, जस्ट आप नोट लीजिए, प्रूव कर दे रहा हूं। फिर से देख ले, ज़ाइटा ई और k में रिलेशन करना था, जैसे कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं इन बिटवीन द टू अपोजिटली चार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट्स, द रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, E0 minus EP, E0 is the applied electric field magnitude, EP is the magnitude of the induced electric field, that is electric field due to induced charges on the two opposite faces of the dielectric. We can say E plus, EP is equal to what, sigma P upon epsilon 0, sigma P is equal to polarization vector, by using this, by putting the value of polarization vector we will have the answer, we can say the डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इक्वल टू 1 प्लस ज़ाइटा ई। बड़ा इजी रहा ये, मतलब एक तरह से गेम है, ऐसे ही वैल्यूज पुट करने हैं आपको, नोट कर ले, मैं आपको प्रूव कर दे रहा हूं, व्हाट इज, हाउ कैन वी कैन से सिग्मा p इज इक्वल टू p एज अ रिजल्ट मान ले। क्वेश्चन एक आया था, सो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोलराइजेशन वेक्टर इज इक्वल टू द इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। एक क्वेश्चन एक ईयर बोर्ड में आया था, कौन सा ईयर याद आ जाएगा, 3 मार्क्स में, so that the magnitude of the polarization vector is equal to value of induced surface charge density of polarization of charges, ऐसे। आइए हम इस पर बात करते हैं, प्रूफ ऑफ सिग्मा p इक्वल टू p, ये नोट कर चुके होंगे, मैं ये चल रहा हूं आगे, सिग्मा p इज इक्वल टू p की प्रूविंग कर दूंगा तो आपको ये पूरी प्रूविंग समझ में आ जाएगी, मतलब आप कुछ भी एज्यूम नहीं रहेगा। आइए क्वेश्चन कैसे था एक बार बोर्ड में, सो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर, सो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर is equal to the surface charge density of polarization charges, the surface density of polarization charge। सिंपली देख लें, surface density of polarization charge, that is to prove, क्या प्रूव करना था बच्चों, सिग्मा p इज इक्वल टू p, ये प्रूव करना है, इसलिए देख लें। अच्छा इसलिए एक बात और समझे आप, लेट QP be the charge induced on magnitude of charge, be the magnitude of charge
induced on the opposite faces of dielectric having thickness D and area A. Okay, let QP be the magnitude of charge induced on the opposite faces of dielectric having thickness D. thickness D है मतलब ये डायलेक्ट्रिक था, यहां प्लस चार्ज यहां माइनस चार्ज. ओके, लिसन, डी थिकनेस है मतलब दोनों इक्वल और अपोजिट चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है डी इक्वल. तो ये एज्यूम टू बी डाइपोल हुआ कि नहीं हुआ? डाइपोल डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्या हुआ? एज्यूम टू बी डाइपोल. जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया दो प्लेट्स के बीच में, तो उनमें सरफेस पर इक्वल और अपोजिट चार्ज इंड्यूस हुए, तो ये पूरा सिस्टम एज अ डाइपोल हुआ कि नहीं? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड एट सर्टेन डिस्टेंस. तो पूरे डाइपोल, पूरे डाइलेक्ट्रिक को हम डाइपोल मान लेते हैं. लेट QP बी द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इंड्यूस्ड ऑन द opposite faces of dielectric. Opposite faces of dielectric. That is assumed dipole. That is assumed dipole. ये है. तो अब डाइपोल मोमेंट क्या आएगा? So dipole moment of this dipole, इस पूरे को जो डाइलेक्ट्रिक को आपने क्या मान लिया? डाइपोल मान लिया पूरा. तो now dipole moment of dielectric क्या था? assumed dipole is equal to dipole moment को आप क्या बोलते हैं? P vector equal to dipole moment charge into distance between them. Okay, charge into distance between them. Magnitude of either charge into distance between them. That means QP into D. ये आ गया. This is the dipole moment. QP को आप क्या बोल सकते हो? सिग्मा P into A into D. A into D is what? वॉल्यूम है या नहीं है? ये आ गया डाइपोल मोमेंट. और आपको चाहिए क्या? पोलराइजेशन वेक्टर आइस. पोलराइजेशन वेक्टर इक्वल डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम. तो आपने जैसे ही पुट किया सिग्मा P इंटू V अपॉन V, V की वैल्यू कैंसल आउट. वी कैन से पोलराइजेशन वेक्टर इज हेंस polarization vector is equal to surface charge density. magnitude of polarization vector. केवल मैग्नीट्यूड की बात करते, मैग्नीट्यूड की बात करिए, वेक्टर मतलब आई बार बार, क्योंकि शुरू में क्वेश्चन से ही हम किसकी बात कर रहे थे? मैग्नीट्यूड की बात कर रहे थे. तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक. ध्यान से देख लें, बड़ा अच्छा प्रूविंग है. अब इसी प्रूविंग की जरूरत थी आपको, जिससे आपको वहां जाइटा वाली प्रूविंग में एक बार सिग्मा P की जगह मैंने P रिप्लेस किया तो आपको लगा कि सर कहां से ले आए ये प्रूविंग. बड़ा इजीली हम लोग धीरे धीरे कैपेसिटर्स की ओर बढ़ते हुए कैपेसिटर्स की ओर हम लोग लीड कर रहे हैं बड़े इजीली. आप ये नोट कर लें, ये प्रूविंग इंपॉर्टेंट है. इस क्वेश्चन के थ्रू मान लें, थीम मान ले, प्रूविंग मान ले इसको.
नोट कर ले। Now term goes for the term dielectric strength. एक नया टर्म आता है इस कैपेसिटर में के पहले जो टर्म्स कुछ यूज होने हैं हम लगातार उनकी बातें कर रहे हैं। नाउ टर्म गोज फॉर द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। आप चाहे तो पेन उठा लें, नोट भी कर लीजिएगा, मैं लेक्चर दे रहा हूँ समझा दे रहा हूँ आपको थोड़ा। आप चाहे तो पेन ले लीजिए। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, देखिए वर्ड खुद अपने आप में एक्सप्लेन कर रहा है। वर्ड एक्सप्लेन्स इटसेल्फ। व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ? लिसन, व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, it gets polarized. Okay, as the dielectric gets polarized, the atoms of dielectric get stretched and some strain is produced in it. Listen again. जब किसी डाइलेक्ट्रिक को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? पोलराइज हो जाता है। पोलराइज होता है तो उसके जो एटम्स होते हैं वो इंड्यूस पोलराइज होते हैं, तो पुल्ड होते हैं, तो द स्ट्रेन इज प्रोड्यूस्ड इन द एटम। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इंक्रीजेस, more strain is produced in the atom. When the electric field strength become too high, the strain of the atoms become unbearable and the electron detached from the atom and turns into the positive ion. फिर से जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ाते जाएंगे तो जो एटम्स है डाइलेक्ट्रिक का, जो पोलराइज हो रहा है, जो इंड्यूस्ड डाइपोल हो रहा है, उस एटम पर स्ट्रेन और बढ़ेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ अप्लाइड बढ़ेगी तो और स्ट्रेन बढ़ेगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ एक लिमिट से ज्यादा हो जाएगी तो स्ट्रेन अनबियरेबल होगा, तो उनके बीच की बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएगी। तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिटैच्ड फ्रॉम एटम। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन जैसे ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में चलेंगे। यही बात हुई तो शुरू में इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लगाया, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल था। पहले कैसे था? ऐसे था, पहले ऐसे ही था। ये न्यूक्लियस था, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर से रिवॉल्व कर रहे थे, ऐसे ही था। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा था, जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर पुल्ड हो गए, तो ये एक इंड्यूस्ड डाइपोल क्रिएट हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड और लगाया जिनके बीच में और स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक मैक्सिमम वैल्यू टू हाई, then the strain produced in the atom is unbearable. So electron detached from atom and turns into a positive ion. Listen again, फिर से देखिए मैंने क्या बोला। when E is too high, then strain produced in atom is unbearable. When E is too high, then strain produced in atom is unbearable. So electron detached from atom and turns into a positive ion. Electron drifted towards positive plate. Electron drifted towards positive plate and positive ion get drifted towards नेगेटिव प्लेट। इसका मतलब क्या? अब वो इंसुलेटर कहां रह गया? अब तो उसमें चार्जेस का मूव होने लगा भैया।
that is so the dielectric no more remain insulator. So dielectric no more remain insulator. अब वो इंसुलेटर नहीं रह गया, बल्कि उसके तो चार्ज कैरियर्स मोशन में आ गए, तो वो कंडक्टर हो गया. डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की बात हो रही है. एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड द अक्रॉस डायलेक्ट्रिक, द डायलेक्ट्रिक गेट्स पोलराइज्ड and the atoms of dielectric get stretched. In a polarized dielectric, atoms gets stretched and some strain is produced in the atom. As the electric field strength increases, the atoms further get strained. When the electric field strength becomes too high, the strength becomes too high. तो जो strain होगा क्या होगा? Becomes unbearable. So electron detached from atom and turns into a positive ion. Electron अलग हो गया तो positive ion हो गया. सिंपल. अब जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स थे, इसी को हम क्या बोलते हैं? जो ये प्रोसेस नहीं है, इलेक्ट्रॉन डिटैच्ड फ्रॉम एटम, ये जो प्रोसेस नहीं है, इस पूरे प्रोसेस को यहां तक को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन. क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन. इसी प्रोसेस को, जहां तक मैंने लाइनिंग की है, इस प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन. तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ड्रिफ्ट होंगे पॉजिटिव प्लेट की और कैपेसिटर की, और जो पॉजिटिव आयंस होंगे टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट. तो जो डायलेक्ट्रिक रहा वो इंसुलेटर नहीं रह गया. तो कितना ज्यादा लगाएं कि ब्रेकडाउन ना हो. तो द मैक्सिमम वैल्यू of electric field intensity which can be applied. ध्यान समझेंगे, ज्यादा से ज्यादा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं जिससे क्या इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन ना हो. कैन बी अप्लाइड टू द डायलेक्ट्रिक. किसके पहले ब्रेकडाउन के पहले. विदाउट इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन is called डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. कितना ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को वो बर्दाश्त कर लेगा, वो उसकी डायलेक्ट्रिक की स्ट्रेंथ कहलाएगी, उसकी डायलेक्ट्रिक की क्षमता कहलाएगी. जब तक वो डायलेक्ट्रिक रह जाए. भाई जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू काफी ज्यादा हो जाएगी तो वो डायलेक्ट्रिक नहीं रह जाएगा. वो डायलेक्ट्रिक तो नो मोर रिमेन इंसुलेटर, वो तो कंडक्टर हो जाएगा, बिकॉज उसके चार्जेस मोशन में आ जाएंगे. तो कितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं कि वो इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन ना हो. दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड को आप क्या बोलते थे? V अपॉन डी बोलते थे पहले. प्रूविंग हुई है इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr पोटेंशियल ग्रेडियंट प्रूविंग हुई थी ना. तो नेगेटिव दिखाना देखने जो नेगेटिव क्या मतलब है, तो r बोले, स्मॉल d बोले, सेपरेशन कुछ भी बोलते हैं, V अपॉन डी बोलते हैं. ब्रेक की बात है तो लिख दो E ब्रेक सफिक्स में इक्वल V ब्रेक. E ब्रेक इक्वल V ब्रेक अपॉन d. नोट कर ले. तो इजीली ध्यान समझ लें. अब नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस. नेक्स्ट टॉपिक होगा. एक और छोटी सी डिस्कशन बची हुई कर लेता हूं मैं, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर आपका होगा कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस पर. छोटा डिस्कशन बचा हुआ है, फिर हम चलते हैं कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस पर.
नाउ टर्न गोज फॉर द इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एक टॉपिक आएगा, छोटी सी प्रूविंग है, एनसीईआरटी के पेज नंबर 77 में बॉक्स में है, डायरेक्टली टू सिलेबस में कवर नहीं है लेकिन बॉक्स में है, तो आप 2020 के पेपर्स को देखते हुए किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है। एनसीईआरटी में जो भी कई लाइन होगी उसको कवर करना है। तो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करता हूं मैं, सिंपल इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आईएस प्रूविंग देखिए, एज रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक। क्या था बच्चों, आज इनिशियल टाइम से मिनट से यही चल रहा है, E इज इक्वल टू E0 माइनस ईपी, E इज इक्वल टू क्या बोलते थे, E0 माइनस ईपी, और वी कैन से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन 0, मीन टू से सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन 0। ओके, ध्यान से देखिए, E इक्वल्स ये आया। अच्छा आप एक बात ये बताएं, E को हम E वेक्टर डॉट एन कैप बोल दें, भाई वेक्टर लिखने का माने वेक्टर क्वांटिटी है तो, और जानते हैं ना कि A वेक्टर डॉट B वेक्टर क्या होता है, मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B उनके बीच के एंगल का कॉस। तो मॉड ऑफ E वेक्टर क्या होगा E, और मॉड ऑफ एन कैप क्या होगा 1। तो E को अगर E इंटू 1 लिख दे तो क्या बुरा है, और दोनों के बीच का एंगल क्या होगा cos 0, क्योंकि एन कैप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को दिखा रहा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो ये एन कैप उसी के डायरेक्शन को दिखा रहा है, यूनिट वेक्टर है, तो आप E वेक्टर डॉट एन कैप बोल सकते हो इसको। तो इधर क्या है, E वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल सिग्मा माइनस सिग्मा पी को क्या बोलेंगे, P वेक्टर डॉट एन कैप। क्यों, क्योंकि सिग्मा P का मैग्नीट्यूड P के बराबर होता है, और P वेक्टर एंड P वेक्टर डॉट एन कैप का मतलब क्या आएगा, P आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ P। बात तो वही, वेक्टर के फॉर्म में लिखने का मन था तो लिख दिया अपॉन एप्सिलॉन 0। अच्छा एप्सिलॉन 0 इधर ले आएंगे, क्या आएगा, एप्सिलॉन 0 E वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल सिग्मा माइनस P वेक्टर डॉट एन कैप। अब आप इस सिग्मा एप्सिलॉन 0 E वेक्टर डॉट एन कैप प्लस P वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल सिग्मा, तो सिंपली हमारे पास एक रिजल्ट आया है। यहां से देखिएगा कि एन कैप हमने कॉमन लिया, एप्सिलॉन 0 E वेक्टर प्लस P वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल सिग्मा, यही पूरा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इस पूरे टर्म को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन है, एप्सिलॉन 0 E वेक्टर प्लस P वेक्टर, यही है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जहां E वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड है, P वेक्टर क्या है, पोलराइजेशन वेक्टर। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ध्यान से देख लें। इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, लुक अप एट द बोर्ड सिंपली। अब इनमें और कोरिलेशंस होंगे ना, जो रिलेशंस, तो आप डिराइव कर लेंगे, इनकी जो आपस में रिलेशंस होंगी, प्रूविंग तो यही की थी। अब इनमें जो आपस में रिलेशंस होंगे उनको आप डिराइव कर लीजिएगा, अलग अलग जो भी डिजर्विंग फॉर्मूला होगा आपका। Okay, namaste. Thanks for today. This is the lecture for today. In the next lecture, I will discuss about the capacitors and capacitance mainly. और प्रयास ये रहेगा कि एक लेक्चर में कैपेसिटेंस को पूरा एंड कर दिया जाए बिल्कुल शिद्दत से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराएंगे बोर्ड एग्जाम में। द क्वेश्चंस आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम वेरियस ईयर्स में, और मेनली 2020 में जो कुछ स्पेशल क्वेश्चंस आए उन पर। थैंक्स, नमस्ते।